वॉरेन बफेट कहते हैं कि मेजॉरिटी लोगों के लिए सबसे सेंसिबल इक्विटी इन्वेस्टमेंट अगर कोई है तो वो है इंडेक्स फंड। लेकिन इंडेक्स फंड के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि सेंसेक्स में 30 कंपनीज है तो निफ्टी में 50 कंपनीज हैं। तो जब कोई इंडेक्स फंड खरीदता है तो ये सारी कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में आ जाती है और उससे कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाता है। पिछले 25 साल का डेटा ये बताता है कि सेंसेक्स और निफ्टी के जो मेन रिटर्न्स लाकर दिए हैं, जो कि उन्होंने पिछले 25 सालों में कंपाउंडेड सालाना 13.86% दिए हैं, वो मेनली 7 से 8 स्टॉक्स ने लाकर दिए हैं। उसमें से कई सारी कंपनीज तो फेल हो गई या फिर कुछ ने बहुत ही कम रिटर्न्स दिए। लेकिन ये जो 7-8 कंपनीज हैं, इन्होंने उन लॉसेस को भी कवर कर लिया और एक बेटर रिटर्न्स देने में भी इंडेक्स की मदद की। तो ये जो वीडियो है ये उनके लिए है जो एक्टिव इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप पैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इंडेक्स फंड ही बेटर है। आपको उसके अलावा और कोई ऑप्शन ढूंढने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे रिटर्न्स इंडाइसेस ने दिए हैं। लेकिन जो एक्टिव इन्वेस्टर है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ये बन के आती है कि फ्यूचर में कौन कौन से सेक्टर चलेंगे उसके बारे में पता करना, कौन कौन से बिजनेस आउट परफॉर्म करेंगे उस इंडेक्स की बाकी कंपनीज को, उसका एनालिसिस करना। जैसे कि 1990 में सेंसेक्स में आईटी और बैंकिंग का एक भी स्टॉक नहीं था, जबकि आज अगर हम फास्ट फॉरवर्ड बात करें तो मेजॉरिटी जो इंडेक्स बना है सेंसेक्स, वो BFSI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और IT सेक्टर से बना है। और वही उस टाइम जो इंडाइसेस में कंपनीज थी, जैसे कि मेनली फर्टिलाइजर्स कंपनी थी, केमिकल कंपनी थी, वो आज इस इंडेक्स में नहीं है। कई सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी हुआ करती थी, वो भी आज नहीं है। पॉइंट यही है कि बिजनेसेस बदल गए हैं, अलग अलग कुछ सेक्टर्स को टेक ओवर कर लिया है कुछ नए सेक्टर्स ने। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कॉमन सेंस और रिसर्च के साथ कि वो कौन से सेक्टर हो सकते हैं जो आने वाले टाइम में करंट सेक्टर्स को आउट परफॉर्म करें। साथ ही हम ये भी कोशिश करेंगे कि इंडेक्स में फिलहाल वो कौन सी कंपनीज हैं जिनमें फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इंडेक्स के जो बाकी स्टॉक है उनसे। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है मोबीक्विक एक्स्ट्रा, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपका एक मिसकंसेप्शन दूर करता हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि सेंसेक्स निफ्टी को जो मेन 7-8 कंपनी फ्यूचर में चलाएगी, जो मेन रिटर्न्स देगी, उसको ही हम यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिकली वो इम्पॉसिबल है। देखिए, आप कितना भी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो क्यों ना बनाए, आपकी सारी की सारी कंपनीज नहीं चलती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन हुआ है इंडेक्स में। तो यहाँ पर हम कोशिश ये करेंगे कि निफ्टी 50 में से कुछ 10-15 ऐसी कंपनीज ढूंढना जो बाकी कंपनीज को आउट परफॉर्म करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट तो एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ही, जिसके बारे में इस वीडियो में भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इंडिया में इमर्ज हो रहे हैं। ऐसे एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ आज मैं आपको रूबरू करवाता हूं, जिसका नाम है मोबीक्विक एक्स्ट्रा, जो कि इंडिया का लीडिंग RBI रेगुलेटेड पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म है। ये बहुत ही सिंपल और कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको मिल सकता है 12% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट। इसके साथ ही यहाँ पर और भी कई सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है, जैसे कि जो भी इंटरेस्ट आपको यहाँ पर मिलता है वो डेली आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। और फिर विड्रॉल पर यहाँ पर कुछ फीस आपको नहीं लगती, कभी भी आप अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है और सिर्फ 1000 रुपीज से भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल तो आ ही गया होगा कि आखिर ये सब चलता कैसे है। तो यहाँ पर मोबीक्विक एक्स्ट्रा ने एक NBFC दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के साथ टाइप किया है, जिनका काम होता है लोन देना। और उनके साथ टाइप करके वो फिर सैकड़ों लोगों को लोन देते हैं। और फिर यहाँ पर ऑफकोर्स लोन की बात आती है तो डिफॉल्ट रिस्क भी आती है। तो उसे कंट्रोल में करने के लिए मोबीक्विक आइडेंटिटी चेक करता है, क्रेडिट चेक करता है, रिस्क को समझ लेता है, ताकि जो डिफॉल्ट रिस्क है उसे कम किया जा सके। जनरली क्या होता है, आपका पैसा बैंक के पास जाता है, फिर बैंक के जरिए उसे लोन दिया जाता है, तो बैंक अपना भी प्रॉफिट साइड में रखती है और उन पैसों को यूटिलाइज कर लेती है। तो यहाँ पर पीयर टू पीयर लेंडिंग में ये डायरेक्ट चीजें हो जाती है। और यहाँ पर मोबीक्विक ने अपनी वेबसाइट पर ये बताया कि अब तक उन्होंने अपने 100% यूजर को 12% पर एनम का इंटरेस्ट दिया है। तो मोबीक्विक एक्स्ट्रा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप इनका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। और क्योंकि P2P लेंडिंग अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, तो उसका आपको खुद को भी अपना रिसर्च और एनालिसिस करना चाहिए और उसके बाद अपने डिसीजन लेने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं यंग जनरेशन से। और यहाँ पर हम अगले 10 सालों की बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर 2 तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि मैं हर बार बात करता हूँ। एक होती है सनराइज, दूसरी होती है सनसेट। जैसे कि अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आने के बाद पेट्रोल डीजल की डिमांड धीरे धीरे कम हो जाएगी। इवन गडकरी जी का भी यही कहना है कि उन्हें आने वाले टाइम में पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को बाहर कर देना है। तो जिसकी वजह से ये तो पता चलता है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो आती है सनसेट इंडस्ट्री में। साथ ही ग्रीन एनर्जी कंपनीज है, वो एक सनराइज इंडस्ट्री अभी अभी इमर्ज हो रही है। तो चाहे वो ग्रीन एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ हो या फिर हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए हो, तो ओवरऑल ये एक बस एग्जांपल है। तो यहाँ पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि सनसेट इंडस्ट्री को पहचान के उसे साइड में रखना, उन कंपनीज में इन्वेस्ट ना करना, और साथ ही जो सनराइज इंडस्ट्रीज हैं उन्हें अर्ली पिक करना। बाकी लोग जब तक उसे पहचान पाए तब तक उससे पहले आपको पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम सबसे हॉट सेक्टर की बात करें, जो कि कई सारे सेक्टर्स है फिलहाल निफ्टी 50 में,
बैंकिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, आईटी है, एनर्जी, मेटल और कई सारे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग वेटेज दिया गया है। तो इससे पहले क्या होता था कि जो बैंक्स या बाकी कंपनीज हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी होती थी कंपनीज पर लोन देने के लिए, कॉर्पोरेट लोन्स पर। लेकिन धीरे धीरे जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं और उन चेंजेस की वजह से कुछ सेक्टर्स है जिन्हें इसका फ़ायदा हो रहा है। और ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस है, अगर आप यंग हैं तो आप भी इसे रिलेट कर पाएंगे आपके दोस्तों को या फिर आपके आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करके कि आजकल के जो यंग जनरेशन है वो अगर 30,000 रुपये कमा रही है तो 35,000 40,000 रुपये खर्च कर रही है और ऊपर का जो खर्चा होता है वो या तो लोन लेके होगा या फिर कार्ड लेके होगा। तो इसीलिए क्या हुआ है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद भी इंडिया में जो पर्सनल लोन्स हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ रही है। 2018-19 में इंडिया में जो पर्सनल लोन थे टोटल वो 20 लाख करोड़ थे, जो कि 2022 तक 35 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो गए और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहे या फिर ज़्यादा हो रहे। इनफैक्ट जिन महीनों में इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए उसमें भी पर्सनल लोन्स में ग्रोथ पाई गई है। देखिए, अब लाइफस्टाइल किसी भी डायरेक्शन में जाए उसका कुछ ना कुछ कंपनीज को फ़ायदा ज़रूर होता है और यहाँ पर NBFCs और बैंक्स को उसका फ़ायदा हो रहा है। तो इसका अगर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कोई है इस लाइफस्टाइल चेंज का तो वो है मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस। 2007 से 2015 तक राजीव जैन इस कंपनी के CEO थे और बाद में 2015 से लेके अब तक वो कंपनी के MD है। अभी अगर हम बात करें तो अगर सबसे बड़ी NBFC बन गई है इस दौरान बजाज फाइनेंस और इनका जो स्केल है वो भी अनमैचेबल है। अगर हम आने वाले 10 सालों में देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये लगातार बढ़ी रही है और बढ़ती रहेगी और इसका फ़ायदा भी बजाज फाइनेंस को हो रहा है। अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो बजाज फाइनेंस की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कंपाउंडेड सालाना 36% है। खैर, इस तरह के रिटर्न्स आपको आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए, बट एक अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ आपको यहाँ पर ज़रूर देखने मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से सेक्टर इवॉल्व हो रहा है और जिस तरह से डिमांड भी आ रही है लोगों की एक्चुअली नेचुरली, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बड़ा सेक्टर हो सकता है। तो 36% जितने ज़्यादा तो नहीं, बट ऐसी ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मुझे लगता है कि आने वाले सालों में भी कंपनी दिखाती रहेगी और मुझे नहीं लगता कि बजाज फाइनेंस इसमें अकेली रहेगी। और कई सारी बैंक्स भी है जिसको भी इसका फ़ायदा हो रहा है, बिकॉज बात सिर्फ पर्सनल लोन तक नहीं है। लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी अगर खरीदी जा रही है तो वो भी लोन पे ही ली जा रही है। मतलब जो परसेंटेज देखा जाए तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कि हर एक चीज़ लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोन लेके ही लेना, और अलग अलग, चाहे वो घर हो या फिर बाकी चीज़ें हो, और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं इन सारी बैंक्स को भी हो रहा है। अगर हम निफ्टी 50 की बैंक्स की बात करें तो उसमें जो बैंक्स है ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, तो इन सारों के लिए अपॉर्चुनिटी सेम है और ये सारी बैंक्स बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर रही है। इन तीनों में से भी अगर हम पर्टिकुलरली ICICI बैंक की बात करें तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जब से संदीप बख्शी ICICI बैंक के CEO बने हैं तब से बहुत सारी चीज़ें बदली है और कंपनी की ग्रोथ पिछले 3-4 सालों में 20% से अभाव रही है। मतलब इवन आप पिछले 10 साल के रिटर्न्स देखेंगे और 5 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 5 साल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू लास्ट 10 ईयर्स, बिकॉज पिछले 5 साल से संदीप बख्शी उसको मैनेज कर रहे हैं। उसके पहले चंदा कोचर थी जिनका नाम रिसेंटली एक स्कैम में भी आ गया था और काफ़ी सारी उस पर चल रही है, उस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। एक वीडियो हमने ऑलरेडी कवर किया है चंदा कोचर पर, देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि संदीप बख्शी ऑलरेडी 63 ईयर्स के हैं, तो जब तक वो है तब तक आप ज़रूर इस बैंक्स पर ध्यान दे सकते हैं, इनके बिजनेस पर ध्यान दे सकते हैं। बट लेकिन जैसे वो रिटायर हो जाएंगे उसके बाद आई थिंक आपको रीएनालाइज करने की ज़रूरत है बैंकों के नए कौन CEO आते हैं और उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है और सारी चीज़ें। अगली कंपनी जो निफ्टी की बाकी कंपनीज को आउट परफॉर्म कर सकती है वो है टाइटन। अभी टाइटन की बात करें तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग इनका बिजनेस है। एक टाइम ये बस वॉच कंपनी थी 1994 तक, उसके बाद इन्होंने ज्वेलरी में एंटर किया तनिष्क ब्रांड के अंडर, और आज इनके अगर ज्वेलरी बिजनेस की बात करें तो उसमें तनिष्क, मिया, जोया, कैरेटलेन ऐसे कई सारे ब्रांड्स इन्होंने खड़े किए हैं। और अगर हम देखें तो इनका 83-84% का रेवेन्यू सिर्फ ज्वेलरी बिजनेस में आ रहा है। लेकिन इस ज्वेलरी बिजनेस में, इंडिया का जो ज्वेलरी बिजनेस है, इसमें उनका जो मार्केट शेयर है वो सिर्फ और सिर्फ 7% का है, यानी कि बहुत कम मार्केट शेयर है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें, चाहे वो बड़ी सिटी हो छोटी सिटी हो, आप भी देख रहे होंगे ज्वेलरी एक मार्केट ऐसा है जो ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड है। छोटे छोटे जो लोकल प्लेयर्स है वो ज़्यादा बिजनेस करते हैं आज के डेट में, लेकिन धीरे धीरे कई सारे ब्रांड्स यहाँ पर आकर इसे एक बैलेंस सिस्टम बना रहे हैं कि थोड़ा अनऑर्गेनाइज थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पर अगर टाइटन 1% का शेयर, मार्केट शेयर भी बढ़ाती है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसका कंपनी के फाइनेंशियल्स पर होगा, रेवेन्यू और प्रॉफिट पर। और सिर्फ बात सिर्फ यही तक की नहीं है, एक अलग चीज़ जो इनकी है टाइटन की वो है इनका माइंडसेट, इनके मैनेजमेंट का माइंडसेट। जब जर्सिस देसाई ने इस कंपनी को शुरू किया था तो सबसे पहले वॉच कंपनी के तौर पर यह कंपनी शुरू हुई। उसके बाद 1993-94 में जब वॉच में इन्होंने लगभग सैचुरेशन पा लिया था, बहुत ग्रोथ कर ली थी, तो उसके बाद इन्होंने फिर अलग मार्केट ढूंढा, वो था ज्वेलरी का। अब ज्वेलरी में भी काफ़ी सारी स्पीड से आगे बढ़ ही रहे हैं, तभी इन्होंने रिसेंटली डिसाइड किया है कि अब ये ग्लोबल जाएंगे।
और इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड तक इनका प्लान है कि 20 आउटलेट्स खोलना गल्फ और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि अब सिर्फ इनकी जो ग्रोथ स्टोरी है वो इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, अब एक ग्लोबल ब्रांड बनने की कंपनी कोशिश कर रही है। बहुत ही कम कंपनीज़ हैं, बहुत ही कम ब्रांड्स हैं इंडिया के जो ऐसी कोशिश कर रहे हैं, तो इन्हें देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। दूसरी चीज़, अगर हम गोल्ड कंजम्पशन की बात करें तो चाइना नंबर 1 पे आता है, नंबर 2 पे आता है इंडिया। तो इंडिया में भी ये जो ग्रोथ है लगातार बढ़ी रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मतलब एक हैबिट की तरह है ये चीज़ जिसे आप इंडियंस की लाइफ से निकाल नहीं सकते, ऐसा सेक्टर है। और उसमें भी अगर हम कंपनी के मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी मैनेजमेंट टाइटन का रहा है। पहले झरसिस देसाई थे, फिर भास्कर भट्ट थे, और पिछले 3-4 साल से कंपनी को चला रहे हैं CK वेंकटरमन। और उनके आने के बाद कंपनी की जो ग्रोथ है वो और भी एक्सेलरेट हो रही है, यानी कि ग्रोथ यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और शायद यही रीज़न रहेगा कि मिस्टर झुनझुनवाला ने अपनी डेथ तक इस कंपनी के शेयर्स को होल्ड करके रखा। अभी भी कंपनी इतनी बुलिश है इस बिजनेस पे, ज्वेलरी बिजनेस पे, कि उनको लगता है कि अब तक जो ग्रोथ रही है आने वाले टाइम में जो ग्रोथ रहेगी वो इससे भी ज़्यादा होगी। बाकी कंपनीज करे ना करे, बट ये इस कंपनी के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि फाइनेंशियली ये बाकी कंपनीज को आउट परफॉर्म करे। फिर आता है IT सेक्टर, जो कि पिछले 1-2 साल से थोड़ा मतलब प्रेशर में है। प्रेशर में क्यों है? तो मेनली इनका आउटसोर्सिंग बिजनेस है जो कि नॉर्थ अमेरिका से आता है, यूरोप से आता है, और वही की इकोनॉमीज़ फिलहाल प्रॉब्लम में है। US प्रॉब्लम में है, जर्मनी जो कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, वो रिसेशन में है। अब ये सारी प्रॉब्लम होने की वजह से उसका सीधा इम्पैक्ट हो रहा है इन आउटसोर्सिंग कंपनीज़ पर। और आउटसोर्सिंग कंपनीज़ में से शायद किसी को भी मैं चुनना यहाँ पर पसंद नहीं करूँगा। द रीज़न बीइंग कि इनमें से जो ज़्यादातर कंपनीज़ है जो निफ्टी में है या फिर सेंसेक्स में, तो वो कौन कौन सी है? TCS, इन्फोसिस, HCL और टेक महिंद्रा। तो ये जो IT कंपनीज़ हैं इनका अगर मैं देखूँ बिजनेस, तो एक चीज़ आपको मुझे थोड़ी अजीब लगती है यहाँ पर कि यहाँ पर जो डिविडेंड पे आउट दिया जाता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आपका जो लगभग 60-70% प्रॉफिट डिविडेंड में दिया जाता है। तो इसमें बिजनेस के जो मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अब मेरा भी पर्सनल इंटरेस्ट काफ़ी है टेक्नोलॉजी में। क्या इंडिया में टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? आप खुद के प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी एक डिवीजन बना सकते हैं, या फिर बाकी कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप इतनी अपॉर्चुनिटी वाले सेक्टर में हैं और फिर भी अगर आप ज़्यादातर फोकस डिविडेंड पे आउट पे दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में कंपनी की ग्रोथ पर होगा। और जो कि TCS पर हो भी रहा है कि पिछले 3-4 साल से मैंने एक पॉइंट को ज़रूर हाईलाइट किया TCS का, वो है कि बहुत हाई डिविडेंड पे आउट। अब उसकी वजह से धीरे धीरे ग्रोथ पर धीरे धीरे इम्पैक्ट देखना, मतलब अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट इसका धीरे धीरे इम्पैक्ट होना शुरू हो ही जाता है कंपनी की ग्रोथ पर लॉन्ग टर्म में, अगर बहुत ज़्यादा डिविडेंड पूरा पे किया जाए तो। वही अगर आप अच्छा खासा आप 20-30% तक देते हो, ठीक है, बाकी का कंपनी में री इन्वेस्ट करते हो, तो एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर IT सेक्टर में सारी की सारी IT कंपनीज उसी मॉडल पर चलती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब दे आर लाइक कैश काउ फॉर देयर ग्रुप। जो भी उनका ग्रुप है तो उसके लिए वो कैश काउ बन गए हैं और बाकी बिजनेसेस को भी चलाते हैं और ग्रुप को भी हेल्दी बनाते हैं। तो उनके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज़ अ गुड डिसीजन। लेकिन अगर हम ग्रोथ फैक्टर की तरफ देखें तो कहीं ना कहीं वो जरूर इंपैक्ट करेगा फ्यूचर में। तो फिलहाल इनमें से किसी कंपनी का IT कंपनी का तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मिड कैप में ऑफकोर्स जो सेंसेक्स निफ्टी में कंपनीज आती है वो सारी ब्लू चिप यानी बड़ी कंपनीज हैं। लेकिन अगर हम IT सेक्टर की बात करें तो इसमें कई सारी इंटरेस्टिंग मिड कैप कंपनीज हैं। लेकिन खैर आज का हमारा जो पॉइंट है वो जो मेन इंडेक्स है सेंसेक्स निफ्टी वहाँ तक ही लिमिटेड है, इसलिए हम उनकी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये नहीं है कि IT सेक्टर अच्छा नहीं, IT सेक्टर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्टर। लेकिन यहाँ पर जो लार्ज कंपनीज हैं उनका थोड़ा बिजनेस चलाने का तरीका अलग है। लेकिन जो मिड कैप कंपनीज है वो फिलहाल काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। उसके बाद जो कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अब रिलायंस की जो ग्रोथ स्टोरी है 1977 से अब तक चलती आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक मुकेश अंबानी है, मतलब खैर उनका वो रिटेल बिजनेस उनकी बेटी चला रही है और बाकी भी 1-2 सेगमेंट्स है उसमें उनके लड़के इन्वॉल्व हैं, बट द पॉइंट इज़ कि जब तक मिस्टर मुकेश अंबानी है ओवरऑल ग्रुप को मैनेज करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी ग्रोथ को कोई रोक सकता है। बड़ी विजनरी लीडरशिप है, दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि इनको पता है कि मतलब जस्ट लाइक सऊदी गवर्नमेंट, अगर आप सऊदी की गवर्नमेंट को देखें तो वो भी बहुत स्मार्ट है। उन्होंने देखा कि पेट्रोल डीजल की जो डिमांड है आने वाले टाइम में तो वो कम होने वाली है, और इसीलिए शायद IPL में आपको ये भी देखने मिला विजिट सऊदी, कोई लंबा छक्का मारता है तो IPL का वो दिखाते थे। तो पॉइंट इज़ दैट कि दे ऑल्सो अंडरस्टूड कि हमें भी देखना पड़ेगा इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए कि अगर हम क्रूड ऑयल की डिमांड कम होती है तो कहाँ से हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और इकोनॉमी को अच्छी ग्रोथ से बढ़ा सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी जब 2013-14 में टेलीकॉम बिजनेस में एंटर किया तो उनके लिए मतलब बड़ा क्लियर था कि इट्स नॉट जस्ट टेलीकॉम बिजनेस, उनको पूरे इंटरनेट इकोनॉमी में एंटर करके वहाँ से भी सर्विस बिजनेस से भी पैसा कमाना था। अभी रिसेंटली हमने एक डीमार्ट का वीडियो डाला है कुछ 15-20 दिन पहले, तो उसके एनालिसिस करते वक्त जब हम डीमार्ट और रिलायंस रिटेल का एनालिसिस कर रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे, तब हमने देखा कि जो डीमार्ट की ग्रोथ है उससे ज़्यादा ग्रोथ रिलायंस रिटेल की है। रिलायंस रिटेल का जो प्रॉफिट है सालाना जो रिटेल बिजनेस से वो ला रहा है वो करीब 9,000 करोड़ के करीब है,
और वो बिज़नेस लगभग 36% की एनुअल ग्रोथ दिखा रहा है। तो इतना बड़ा बिजनेस और इतनी फास्ट ग्रोथ, दैट इज़ रियली रिमार्केबल थिंग जो फिलहाल हो रही है, बट वही दिख नहीं रही है बिकॉज उनका रिटेल जो बिज़नेस है वो अलग से लिस्टेड नहीं है, वो इसी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंडर आता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पेट्रोकेमिकल बिजनेस के अलावा जो कंपनी के बाकी बिजनेसेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और कंपनी अब धीरे धीरे फोकस कर रही है कि वहाँ से जो पैसा आए उसको इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना और भी तेज़ी से बढ़ाना। अगर कंपनी का मार्केट कैपिटलेशन देखें तो 15-16 लाख करोड़ की कंपनी है। कंपनी का प्रॉफिट देखें तो 74,000 करोड़ की कंपनी है। ऐसा देख के ये लगता है कि कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी बन चुकी है तो शायद यहाँ पर ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि 10 साल पहले भी कंपनी इसी लेवल पे थी। अगर हम 5-6 साल पहले की बात करें तो तब भी यही सिचुएशन थी। कंपनी तो 40,000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही थी और अगेन बड़ी कंपनी थी सबसे। तो अगर हम फ्यूचर की बात करें तो कंपनी क्या कर रही है कि 74,000 में से हार्डली 4-5,000 करोड़ का ही डिविडेंड जा रहा है, बाकी ज़्यादा पैसा रीइन्वेस्ट हो रहा है बिजनेस में। और जहाँ पर भी ये रीइन्वेस्टमेंट हो रही है वहाँ से भी 3-4-5 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स निकल कर आ रहे हैं। ऑफकोर्स सारे प्रोजेक्ट्स तो सही से नहीं चलेंगे, लेकिन अगर हम ओवरऑल ROI देखते हैं तो काफ़ी अच्छा इस ग्रुप का अब तक का रहा है। एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप भी यहाँ पर ग्रुप को मिली है और उसका भी फ़ायदा उनको मिलेगा। तो ये कम्प्लीटली ये जो चीज़ें होगी, अगेन जब तक मुकेश अंबानी चला रहे चीज़ों को, शो चला रहे, तब तक ऑफकोर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो उतर जाते हैं चेयरमैन पद से और फिर कोई और आता है तो फिर आपको इस बिज़नेस को फिर से रीएनालाइज करना पड़ेगा और जो भी इस ग्रुप को आगे बढ़ाएगा उनका एक डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा। नहीं तो यही होगा कि धीरूभाई अंबानी आने के बाद 2 लोगों में बिजनेस डिवाइड हुआ था, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, और फिर अनिल अंबानी का ग्रुप तो डन एंड डस्टेड हो गया, वही मुकेश अंबानी का ग्रुप है बहुत अच्छा चल गया। तो मेरे हिसाब से क्या है ना कि बिजनेसेस आर ऑल अबाउट पीपल हु आर मैनेजिंग दोज बिजनेसेस, और वो किस तरह से बिजनेस चला रहे हैं और उनका क्या क्या ट्रैक रिकॉर्ड है ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर रिलायंस की बात करें तो इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी पिछले अगर 3 साल 5 साल की ग्रोथ देखते हैं तो 15% ऑन एन एवरेज निकल कर आती है। अब इसके बाद की जो कंपनी है वो कुछ ऐसे सेक्टर की है जिसकी अवेयरनेस बहुत कम है और यहाँ पर उसका पेनिट्रेशन भी बहुत कम है। तो इसीलिए एक ओवरऑल सेक्टर के तौर पे भी आप उसे देख सकते हैं कि ओवरऑल जो सेक्टर है वो भी यहाँ पर इमर्ज होगा आगे चल के, आने वाले 10 साल में होना ही होना है। और उस सेक्टर का नाम है इंश्योरेंस सेक्टर। अभी जो इंश्योरेंस सेक्टर है तो इसमें एक तो नॉलेज की कमी है या फिर कई बार मिस सेलिंग हो जाती है। ज़्यादातर लोग कई बार मिस सेलिंग करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस के नाम पर कोई और स्कीम बेच दी, तो ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो जैसे जैसे अभी लोगों में अवेयरनेस आ रही है और धीरे धीरे लोग भी इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं कि एक प्योर टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, तो इसका फ़ायदा इस इंडस्ट्री को ज़रूर होगा। अब इस इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो डेटा ये बताता है कि लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है इंडिया में। सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो अच्छा खासा मार्केट शेयर लाइफ इंश्योरेंस में किसी ने ग्रैब किया है तो LIC के पास है। प्रीमियम के हिसाब से इनके पास 66% का मार्केट शेयर है और पॉलिसीज़ के हिसाब से बात करें तो लगभग 75% का मार्केट शेयर अकेले LIC के पास है। और फिर जो छोटा छोटा बाकी बचा हुआ है उसके लिए फिर बाकी प्राइवेट प्लेयर्स फाइट कर रहे हैं। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि इसके बारे में मैंने LIC का IPO रिव्यू वीडियो में भी बात की थी कि ये जो LIC का नेटवर्क चलता है ये मेनली ऑफलाइन मोड में चलता है एजेंट्स की मदद से। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि डिजिटल ज़माने में लोग डायरेक्टली भी खरीद रहे हैं इंश्योरेंस, तो वो भी एक चेंज हो रहा है। साथ ही कुछ परसेंटेज लोग हैं एजेंट्स, उन्होंने मिस सेल की है पॉलिसीज़। उन्होंने टर्म इंश्योरेंस के नाम पे लोगों को यूलिप बेचे क्योंकि उसमें उनको ज़्यादा कमीशन मिलता है। आज की डेट में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक यूलिप ली है लेकिन उनको नहीं पता कि वो एक प्योर टर्म इंश्योरेंस नहीं है। और कई सारे लोग आज भी यही सोचते हैं कि टर्म इंश्योरेंस लेना एक एक्सपेंस है, तो वो चाहते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन यूलिप स्कीम के अगर रिटर्न्स देखें तो 3-4% के करीब आते हैं जनरली। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है, बट द पॉइंट इज़ दैट कि बहुत सारे लोग अभी ऑनलाइन भी चीज़ें करते हैं, डिजिटली भी खरीदते हैं और इसका फ़ायदा फिर इन ऑनलाइन कंपनीज़ को, प्राइवेट कंपनीज़ को भी आने वाले टाइम में धीरे धीरे होगा। इन्हें भी धीरे धीरे मार्केट कैप्चर करने में यहाँ पर मदद हो सकती है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने 7 कंपनीज़ की बात की, जिसमें से एक NBFC है, 3 बैंक्स, IT कंपनी की तो हमने बात नहीं की लार्ज कैप में, उसके बाद हमने रिलायंस की बात की, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस और टाइटन। इन 7 कंपनीज़ की हमने बात की। अब बाकी जो 3 कंपनीज़ हैं वो आपको बतानी है कि आपको क्या लगता है। बट मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपको 7-8 अच्छी कंपनीज़ निफ्टी में से पता करनी है जो मेनली ग्रोथ लाएगी, तो उसके लिए आपको शायद और ज़्यादा कंपनीज़ पिक करनी पड़ेगी। तो उसमें से कुछ कंपनीज़ चलेगी, बिकॉज आपका एनालिसिस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इस तरह से चीज़ें नहीं निकल कर आती है प्रैक्टिकली। तो अगर आप 7-8 बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ पिक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 15, 16, 17 ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस पिक करने होंगे। तो ये फिर आपका जो पोर्टफोलियो बनेगा 17 स्टॉक का, जो कि आपको अपना खुद बनाना है।
तो उससे आप, अगर आप एक्टिवली इन्वेस्ट करते हो तो आप कोशिश कर सकते हैं कि क्या आप उससे निफ्टी या सेंसेक्स को बीट कर पा रहे हो क्या। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये बस एक ऐसा वीडियो है जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मतलब कई सारे इंडेक्सेस बहुत डाइवर्सिफाइड है, और अगर आप एक्टिव इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सिर्फ वीडियो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला है कि इट इज़ फॉर एक्टिव इन्वेस्टर्स ओनली। तो अगर आप एक्टिवली स्टॉक पिकिंग करते हैं तो ये कुछ चीज़ें आप करके उसका जो ओवर डाइवर्सिफिकेशन है इंडेक्स का, उसे कम करके आपकी जो रिटर्न्स है वो बेटर कर सकते हैं। बिकॉज आज भी ऐसा होता है कि सेंसेक्स निफ्टी में जो 7-8 कंपनीज़ हैं उन पे बहुत प्रेशर रहता है कि बाकी लोगों के लॉसेस भी कवर करने हैं, उनकी मीडियोकर यानी जो ठीक ठाक से परफॉर्मेंस है उसे भी कवर करके अच्छे रिटर्न्स भी देने हैं। तो उन कंपनीज़ के बहुत अच्छे रिटर्न्स भी ये सारी चीज़ें करने के बाद कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी रियलिटी है कि आज मेजॉरिटी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए ये थोड़ा रिस्की भी होगा ऑफकोर्स। तो एक हाथ मतलब इंडेक्स फंड तो हर कोई किसी के पास होना चाहिए, बट अगर आप एक्टिव इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एक्सरसाइज आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल निफ्टी और सेंसेक्स में ऐसी कई सारी कंपनीज़ हैं जिनमें डबल डिजिट ग्रोथ पाना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो सेंसेक्स निफ्टी में है क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं। तो उनको कट करके और अच्छी जहाँ पर ग्रोथ मिल सकते हैं उन कंपनीज़ को ऐड करके भी आप एक अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर बना सकते हैं। तो आप ये 3 स्टॉक्स के बारे में भी मुझे बताइए, 3 कंपनीज़ के बारे में जहाँ पर जो आपको लगता है कि बाकी कंपनीज़ को आउट परफॉर्म करेगी, उसका जो रीज़न रहेगा क्यों वो करेगी, लॉजिकल रीज़न, बिजनेस रीज़न, वो भी आप नीचे ज़रूर बताइए। तो देखते हैं आपका क्या रिप्लाई रहता है इस पर। तो आज हम यही रुकेंगे, यही बस आपको बताने की आज की वीडियो में कोशिश थी कि यहाँ पर एज एन एक्टिव इन्वेस्टर आप भी बेटर कर सकते हैं इसी तरह की चीज़ें करके। ये तो खैर मेरे तरीके से मैंने कुछ कंपनी चुनी जो मुझे मेरे बिजनेस एनालिसिस के हिसाब से मुझे सही लगती है। आप अपना बिजनेस एनालिसिस इसमें कीजिए और अपने हिसाब से फिर अपने लिए एक पोर्टफोलियो बनाइए। और जाते जाते मोबीक्विक एक्स्ट्रा को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए, एक नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और P2P लेंडिंग फिलहाल मतलब एक अर्ली स्टेज में है, तो आप उसका ज़रूर डिटेल में एनालिसिस भी कीजिए और उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिसाइड कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।